हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भी बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो आप लोग का 16 फरवरी को हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए ये वायरल पेपर है। आप इसको देखिए, इसी प्रकार का मैं आप लोग का कम से कम 7 से 10 पेपर कराऊँगा अभी 2-3 दिन के अंदर। और अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो, केवल इसको मतलब जो मैं आप लोग को ये 7 से 10 वीडियो कराने वाला हूँ, इसको आप लोग देख लेते हो ना, तो आप लोग का जो 70 मार्क का पेपर हो रहा है, उसमें से आप लोग का 60 नंबर प्लस तो निश्चित ही है, 100% आना ही आना है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो हम लोग का सबसे पहले यहाँ शुरू में जो 20 मार्क का ओएमआर शीट से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चूंकि यहाँ मैं ओएमआर शीट पे इसको भरूंगा नहीं, केवल इसका मैं आंसर बताता जाऊंगा। ओएमआर शीट पे तो मैं भरना कई बार आपको सिखा चुका हूँ। तो चलो इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। शुरू में जो हम लोग के 20 मार्क के ये ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ ताकि और आपको अच्छा दिखे। सबसे पहला प्रश्न आप इस स्क्रीन पे देख सकते हो कि खुशबू के शिलालेख काव्य के लेखक कौन है। हमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हमें इसमें से बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, भवानी प्रसाद मिश्र, जयप्रकाश भारती या फिर भगवत शरण उपाध्याय। तो देखो, जो खुशबू के शिलालेख है उसके लेखक भवानी प्रसाद मिश्र है। ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको एमआर शीट में फर्स्ट का जो बी वाला होगा गोला, उसको ऐसे रंगना होगा। ठीक, चलो सेकंड प्रश्न आप लोग देख सकते हो कि लहरों के राजहंस किस विधा पर आधारित रचना है। ओके, हमें पूछ रहा है कि लहरों के राजहंस जो है किस विधा पर आधारित रचना है, नाटक पे, उपन्यास पे, संस्मरण या कहानी। तो भाई आप सब लोग जानते हो कि लहरों के राजहंस जो है वो मोहन राकेश जी द्वारा लिखित नाटक विधा पे आधारित रचना है। तो ये बी वाला ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि नीड़ का निर्माण फिर किस गद्य विधा पे आधारित रचना है। ओके, देखो नीड़ का निर्माण फिर और एक क्या भूलू क्या याद करूं, ये दोनों जो रचनाएं हैं आत्मकथा विधा की रचना है। और किसकी है? तो हरिवंश राय बच्चन की, आप लोग याद रखना। चौथा प्रश्न है हम लोग का, आप लोग देख सकते हो कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। हमें 4 कथन दिया हुआ है, एक पहचान कर हमें क्या करना है कि लिखना है, लिखना नहीं वही एमआर शीट में भरना है। ठीक, देखो मैला आंचल राहुल संकीर्त्यायन की काव्य कृति है। क्या ये सही है कि मैला आंचल राहुल संकीर्त्यायन की काव्य कृति? हमें मतलब इन चारों ऑप्शन में से छांटना है। तो देखो मैला आंचल मैला आंचल जो है ना, ये फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित एक उपन्यास विधा की रचना है, न कि ये राहुल संकीर्त्यायन इसके लेखक है। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है कि मुंशी प्रेमचंद्र का गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है। बिल्कुल जी हमें दोस्तों ये राइट ऑप्शन है, सेकंड वाला। तो हम लोग का ये सेकंड सही हो गया। तो आगे हम लोग का ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलो मैं बता देता हूँ आपको। गुनाहों का देवता बाबू गुलाब राय की रचना है, गलत है भाई। ये गुनाहों का देवता जो है ना, ये बाबू गुलाब राय की नहीं बल्कि धर्मवीर भारती की रचना है। और सुमित्रानंद पंत प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, नहीं प्रसिद्ध उपन्यासकार नहीं बल्कि एक प्रसिद्ध कवि हैं। क्लियर? तो हमने सभी ऑप्शन एक्सप्लेन भी कर दिया और ये क्यों सही हमने ये रीजन भी बता दिया। चलो अगला हम लोग देख लेते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि जय पराजय रचना के लेखक का नाम है। ओके, जो जय पराजय रचना है इसके लेखक का नाम क्या है, हमें ये बताना है। और हमें ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि राजेंद्र यादव, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी खिंदिनकर और उपेंद्र नाथ अस्क। तो देखो जय पराजय के लेखक उपेंद्र नाथ अस्क है। ठीक है, देखो जय पराजय उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा लिखित नाटक विधा की रचना है। और इसी नाम से, जय पराजय नाम से ही भी एक रचना है श्याम नारायण पांडे जी की भी। तो यहाँ कहीं उपेंद्र नाथ अस्क न देकर श्याम नारायण पांडे भी दे दे तो वो भी आप लोग का सही हो सकता है। क्लियर? क्योंकि एक ही नाम से 2 रचनाएं हैं। तो ये हम लोग का 5वां क्वेश्चन हुआ। चलो इधर हम लोग आ जाते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं इस बगल। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो कि प्रतिशोध के लेखक है। ओके, हमें प्रतिशोध के लेखक कौन है ये हमें बताना है। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत या फिर मैथिली शरण गुप्त। इन हमें 4 ऑप्शन में से बताना है। तो देखो प्रतिशोध के जो लेखक है वो मैथिली शरण गुप्त है। ठीक है, और फिर यहाँ पे भी मैं बता दूं कि इसी नाम से एक वीर सावरकर भी ने रचना की है। तो यहाँ चूंकि मैथिली शरण गुप्त ऑप्शन में है तो ये आप लोग का सही हो जाएगा। क्लियर? अगला 6 के बाद 7 नंबर प्रश्न है, 1 मिनट। ओके, चलो ये 7 नंबर प्रश्न है कि आवारा मसीहा किस विधा पर आधारित रचना है। जीवनी विधा पे, आत्मकथा या नाटक या संस्मरण। सब लोग जानते हो भाई कि आवारा मसीहा जीवनी विधा पे आधारित रचना है। ये 7वें का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखित आवारा मसीहा जीवनी विधा पे आधारित रचना है। अगला है 8वां क्वेश्चन कि भूले बिसरे चित्र नामक कृति के लेखक है। ओके, भूले बिसरे चित्र नामक जो कृति है उसके लेखक कौन है?
हजारी प्रसाद द्विवेदी है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, भगवती चरण वर्मा या हरिऔध। हरिऔध मतलब इनका एक मतलब ये तो शॉर्ट में इनका नाम लिखा गया है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इनका पूरा नाम है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ये ग वाला है, भगवती चरण वर्मा। भूले बिसरे चित्र के लेखक भगवती चरण वर्मा है। क्लियर। चलो इसके बाद हम लोग का 9वां प्रश्न आ जाता है। 9 नंबर प्रश्न की बारी आ जाती है। 9 नंबर प्रश्न क्या है कि ठूठा आम के लेखक है। ओके, हमें ठूठा आम के लेखक के बारे में बताना है कि किसकी रचना है, अमृत राय की, विष्णु प्रभाकर की, भगवत शरण उपाध्याय की या फिर रामधारी सिंह दिनकर की। सेम यही इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है, जो ठूठा आम है भगवत शरण उपाध्याय जी द्वारा लिखित संस्मरण विधा की रचना है। अगला हम लोग 9 के बाद 10 नंबर देख लेते हैं कि राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा किस विधा पे आधारित रचना है। कहानी, नई कविता, नाटक, भेंटवार्ता। सही ऑप्शन है ये कविता, नई कविता की रचना है ये राजेंद्र यादव की जो ये प्रतीक्षा है। क्लियर। चलो 10वें के बाद अब ये 10 हम लोग के, ये तो आप लोग के मतलब प्रमुख लेखक और उनकी रचनाओं विधाओं से संबंधित प्रश्न हुए। अब 10 के बाद जो 10 प्रश्न होंगे ये आप लोग के एक तरह से हिंदी व्याकरण से संबंधित होंगे। तो चलो जिसमें मतलब रस, छंद, अलंकार, तत्सम, तद्भव, परिवारची, इन सब से प्रश्न होगा। ठीक, तो चलो इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग का 11 नंबर प्रश्न है, आप लोग देख सकते हो कि हाथी जैसा देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूज सी खोपड़ी, खरबूजे सी चाल। ओके, हमें ये इसमें क्या करना है कि इसमें देखो ये हमें दे दिया और इसमें हमें हास्य रस, विभत्स रस, करुण रस, शांत रस, यानी इसमें हमें रस छांटना है कि इसमें कौन सा रस है। तो भाई इसको पढ़ने से आप देख रहे हो हंसी ही उत्पन्न हो रही है कि हाथी जैसा दे, मतलब किसी को मतलब कोई व्यक्ति है उसको एक तरह से हम लोग नहीं मतलब अरे उसको रिगाते हैं, चिढ़ाते हैं कि भैया अरे हाथी जैसा है रे तू, तो मतलब बहुत मोटा है। तो यहीं पे किसी को रिगाते हुए ये बोला जा रहा है, किसी को चिढ़ाते हुए बोला जा रहा है कि हाथी जैसा देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूज सी खोपड़ी, खरबूजे सी चाल। तो यहाँ हाथ से रस हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो इधर आ जाते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग 11 के बाद यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो कि सोहत ओधे पीठ पटु श्याम सलोने गात, मनव निर्मणि शैल पर आत्मु प्रयोग प्रभात, निम्न पंक्ति में अलंकार। भाई इसमें हमें अलंकार बताना है। ये तो भाई सब लोग जानते हो लगभग, मतलब प्रश्न संख्या जो 12 है इसका आंसर। क्योंकि देखो ये आप लोग के ना मतलब ये जो हिंदी है उसमें भी, ये हिंदी में कोई चैप्टर मुझे याद नहीं है लेकिन किसी चैप्टर में ये दिया हुआ है, इसमें हमें अलंकार पूछ रहा है। तो इसमें हम लोग का ये शायद उत्प्रेक्षा अलंकार है ये हम लोग का। ठीक है, चलो ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरहु नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। इन पंक्तियों के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्रा है। देखो ये पहला चरण हो गया, ये दूसरा चरण हो गया, ये तीसरा, ये चौथा। तो देखो ये एक सोठा है और सोठा के ये क्या है, एक ये सोठा है एक ये, ठीक। और सोठा के ये रामचरितमानस से, ये तुलसीदास जी का सोठा है, रामचरितमानस से लिया गया है। तो इस सोठे के हमें पूछ रहा है कि इसके ये द्वितीय चरण है, दूसरा और चौथा चरण में कितनी मतलब मात्राएं। तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि इसमें 13 और 13 मात्राएं होती है जो हम लोग के क्या होते हैं, द्वितीय और जो चतुर्थ चरण होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं, ये हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सही। बाकी आप यहाँ पे गिन भी सकते हो, ठीक। गिनने का तरीका आप लोग जानते होंगे, आपके टीचर बताए होंगे। यहाँ पे मैं गिनूंगा नहीं तो काफ़ी टाइम लगेगा। मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे, 13 के बाद 14 नंबर पे। 14 नंबर प्रश्न है कि अभिलाषा शब्द में उपसर्ग है। ओके, उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले लगा होता है, तो यहाँ अभिलाषा, तो अभी उपसर्ग होगा, सिंपल। चलो अगला हम लोग 14 के बाद 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि हसाई शब्द में, एक मिनट इसको मैं हटा देता हूँ, हसाई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। ओके, हसाई शब्द जो है इसमें हमें प्रत्यय बताना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है। प्रत्यय मतलब जो बाद में लगा होता है। तो देखो हसाई, हंस प्लस आई, यानी यहाँ पे आई प्रत्यय यूज हुआ है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। बाकी ये गलत हो जाएंगे, ये सब आपको भरमाने के लिए दिए गए हैं, ठीक। चलो 15 के बाद हम लोग का 16 नंबर प्रश्न है कि पाप पुण्य में समास होगा। हमें पाप पुण्य में समास बताना है। क्वेश्चन नंबर ये हम लोग का 16 होगा कि पाप पुण्य में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 16 है। बाकी अगर आप बताना चाहते हो तो कमेंट में मेरे से पहले आप आंसर दे सकते हो। तो ये कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व या फिर द्विगु, इस मतलब चारों में से हमें बताना है। तो चूंकि ये कर्मधारय और हाँ बहुब्रीहि तो होगा नहीं, इन्हीं दोनों में से होगा। अगर आपको याद है तो आसानी से इसमें देखो इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, तो इनको आप लोग अच्छे से क्लियर कर लेना, ठीक है। पाप पुण्य में समास होगा, इसका समास विग्रह करेंगे तो वो होगा पाप और पुण्य। तो इसमें देखो जो
मतलब इसमें समास होगा वो द्वंद्व समास होगा। और द्विगु समास क्या होता है, जो संख्या बोधक होता है, जैसे जैसे हम लोग चतुर्भुज बोल सकते हैं, यानी 4 भुजाओं वाला एक तरह से, या त्रिभुज बोल सकते हैं। ठीक, चलो, तो यहाँ पे हम लोग का ये क्वेश्चन हो गया। ये मतलब ये आप लोग समझ गए कि ये मतलब ये गलत है, ये सही है। और ये द्विगु समास क्या है इसको भी मैं बता दिया कि जो संख्या बोधक शब्द होता है वो द्विगु समास में आ जाता है। ठीक, और ऐसे पाप पुरी या माता पिता या राम सीता, या जैसे सीता राम, ऐसे बीच में जो हाइफन आ जाता है तो ये द्वंद्व समास के अंतर्गत चला जाता है। सिंपल। ठीक, चलो 16 के बाद हम लोग इधर 17 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। 17 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो क्या है कि श्रावण का तत्सम रूप है। ओके, सावन का हमें तत्सम रूप बताना है। श्रावण, श्रवण या श्रम या इनमें से कोई नहीं। देखो सावन, हम लोग आप भोजपुरी, अगर हम भोजपुरी बोलते होंगे जानते होंगे तो आपने सुना होगा ऐसे कि सावन भादो मास, ऐसे सुना होगा गांव वाले लोगों को कहते हुए। तो सावन यानी यहाँ श्रावण की बात की जा रही है, बरसात वाले मौसम की, श्रावण इसकी बात की जा रही है। और ये श्रवण जो होता है उसको बोलते हैं श्रवण। क्लियर, तो ये नहीं होगा। और ये तो श्रम, ये तो कार्य का होता है, तो ये हम लोग का तत्सम रूप इसका हो जाएगा। इसके बाद यद्यपि का संधि विच्छेद भाई काफ़ी फेमस है, यदि प्लस अपि, सॉरी यदि बोल रहा हूँ, यदा प्लस अपि होता है ना, ये हो जाएगा हम लोग का सी वाला 18 का यदा प्लस अपि। ठीक, यह आप लोग नहीं, ये नहीं होगा भाई, ग का यद्यपि, चूंकि ये यण संधि है, इसको चलो इसको देखो। हाँ देखो, इसमें ये नहीं होगा भाई साहब, ये यदि प्लस अपि होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ यदि, यहाँ ई के बाद अ आ रहा है। ठीक है, असमान स्वर आ रहा है, ये यण संधि का उदाहरण है। चलो, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देख रहे थे कि फलाभ्याम रूप है, फल शब्द का। ओके, हमें फलाभ्याम बताना है कि फल शब्द का रूप है कौता, कि तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप है, सप्तमी विभक्ति एकवचन रूप है, या पंचमी विभक्ति द्विवचन रूप है, या षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूप है। षष्ठी तो होगा नहीं, ये फलाभ्याम शुरू में ही आता है और वो भी बीच में द्विवचन में आता है। ठीक है, अगर हम तृतीय में देखें, चतुर्थी में देखें और शायद पंचमी, इन तीनों में, ठीक है, द्विवचन रूप में जो है ये फलाभ्याम आता है बीच में। तो तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, तृतीया, चतुर्थी और हम लोग का चतुर्थी तो है ही नहीं, ये सप्तमी, ये भी गलत हो जाएगी, ये पंचमी, इन दोनों में से होगा। और चूंकि ये द्विवचन में आता है तो द्विवचन, ये हम लोग का ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुवचन में नहीं आता है, उसमें तो फलेभ्य आता है, तो ये हम लोग का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि पटिश्यामी रूप है पठ धातु का। ओके, जो पटिश्यामी है हमें रूप बताना है पठ धातु का। तो सीधे सीधे भाई सब लोग जानते हो लिट लकार का ये रूप है, और लिट लकार का उत्तम पुरुष एक वचन रूप है, क्योंकि पटिश्यामी, पटिश्याओ, पटिश्यामा आपने पढ़ा होगा शुरू से। अगर मैं बताऊं तो पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यत और पठिष्यामी, पठिष्याओ, पठिष्यामा आपने पढ़ा होगा। तो ये हम लोग का ये ऑप्शन सही है, ये लिट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन रूप है। क्लियर, पटिश्यामी, और द्विवचन रूप पटिश्यामी के बाद पटिश्याव, और बहुवचन पटिश्यामा है। क्लियर, चलो ये हम लोग के 20 ऑब्जेक्टिव हो गए। अब चलो इसके बाद हम लोग का जो लाइक संदर्भ व्याख्या से संबंधित प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ मैं इसको अब साइड में रखता हूँ, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने संदर्भ व्याख्या से संबंधित यहाँ पे प्रश्न लिया है। देखो फर्स्ट क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि उच्च और महान, यहाँ पे मैं जूम कर दूँ, नहीं ठीक है, चलो, ऊंच और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपने निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यही इतने पढ़ने से मालूम चल रहा है सीधे सीधे कि यह आप लोग का जो सॉरी यार, माफ़ करना, थोड़ा मेरी तबीयत खराब है, इसी में वीडियो शूट कर रहा हूँ, बार बार मतलब ऐसे हो रहा है कि खांसी आ जाएगी। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप मैनेज कर लेना। देखो ये जो आप लोग का मित्रता वाला चैप्टर है ना, जिसको लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उसी का है। आप लोग पूरा पढ़ोगे तो और अच्छे से इसको मालूम चल जाएगा। ठीक, तो इसको आप लोग देख लेना अच्छे से, इसको आप लोग क्लियर कर लेना। ठीक, बाकी मैं चलो इसका गद्यांश का संदर्भ लिखना है। 3 ठे प्रश्न पूछा रहेगा, रेखांकित अंश का ये व्याख्या और एक नॉर्मल यहाँ प्रश्न पूछा रहेगा। तो संदर्भ कैसे लिखोगे, संदर्भ लिखोगे सिंपल कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा। और रेखांकित अंश की व्याख्या करना है तो रेखांकित अंश यहाँ तक है। यहाँ तक क्या बोल रहा है कि उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ, यानी जितनी शक्ति है तुम्हारी उससे भी ज़्यादा काम कर जाओ। एक मित्र ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ इसको थोड़ा बनाकर लिख दोगे यहाँ पे कि निम्न पंक्तियों के माध्यम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक सच्चे मित्र की व्याख्या करते हुए कहते हैं, या एक सच्चे मित्र के बारे में बताते हुए कहते हैं कि एक सच्चा मित्र
वही होता है जो उच्च और महान कार्यों में हमारी इस प्रकार सहायता करे, हमारे मन और साहस को इस प्रकार बढ़ावा दे, जिससे जो भी कार्य हो हम उसको अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा कर सकें। सिंपल। तो इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा। आपको यहाँ से 2, 2, 4 और एक ये हमें किस प्रकार के मित्र को महत्व देना चाहिए, तो ये नॉर्मल आप लोग पढ़ोगे तो इसका तो आंसर कई तरीक़ों से लिख सकते हो। तो आप लोग हाँ, जो भी तरीका हो वो आप लिख देना, क्योंकि इसका मल्टीपल आंसर हो सकता है इसको पढ़ोगे तो। सिंपल ऐसा एक ऐसा भी उत्तर लिख सकते हो कि हमें ऐसे मित्र हमें किस प्रकार के मित्र को महत्व देना चाहिए, तो हमें ऐसे मित्र को महत्व देना चाहिए जो हमें हमेशा आगे बढ़ने में हमारी सहायता करे। ये भी मतलब इसका मतलब सिंपल सा आंसर हो जाएगा और 2 मार्क आपको मिल जाएगा लिखने का। तो ये एक गद्यांश है, ये आप लोग का गद्य से एक। चलो यहाँ पे गद्यांश से काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको भी हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। ये क्या है आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, अथवा आप लोग के एग्जाम में मतलब दोनों में से कोई एक ही लिखने को रहेगा, लेकिन चलो मैं यहाँ पे दोनों बता देता हूँ। आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष तथा दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता रहेगा। यहाँ पे ये यहाँ तक रेखांकित अंश क्या है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे। चलो यहाँ पूरा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, अगर आप अब तक पकड़ लिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखित चैप्टर है आप लोग के गद्य पाठ में, भारतीय संस्कृति, उसी का ये गद्यांश दिया हुआ है। तो इसका हमें 3 थे यहाँ नीचे प्रश्न पूछा हुआ है। फर्स्ट में यहाँ इसका संदर्भ पूछा है, तो संदर्भ कैसे लिखोगे, सिंपल कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ऐसे आप लोग लिख दोगे, इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद आप लोग रेखांकित अंश की व्याख्या, जो यहाँ पे रेखांकित अंश यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, यहाँ तक ये जो रेखांकित अंश है इसकी हमें व्याख्या करना है। क्या है देखो, आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है, यानी विज्ञान जो है मनुष्य के हाथों में आज विभिन्न प्रकार की शक्ति दे रहा है। सही बात है भाई। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष तथा दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता रहेगा। यानी वही कह रहा है कि अतुल शक्ति दे रहा है, तो यह शक्ति का यूज लोग क्या कर रहे हैं कि एक व्यक्ति के उत्थान में कर रहे हैं और एक व्यक्ति को उस गिराने में कर रहे हैं। तो सही बात है। तो इसका हम लोग इतने का है, तो इसका हम लोग कैसे इसका व्याख्या करेंगे, तो आप लोग लिखोगे रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालकर कि निम्न पंक्तियों के माध्यम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि वर्तमान युग विज्ञान की उन्नति का युग है। विज्ञान की उन्नति से मनुष्य को असीमित शक्ति प्राप्त हो गई है, किंतु विज्ञान से प्राप्त शक्ति का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इस शक्ति का उपयोग एक व्यक्ति अथवा समूह के उत्थान के लिए तथा दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में हो रहा है। लेखक का कहना है कि समाज में या राष्ट्र में ऐसी भावना उत्पन्न नहीं होनी चाहिए कि एक व्यक्ति को हम लोग ऊपर उठा दे, एक व्यक्ति को गिरा दे। ठीक, तो ये इस प्रकार आप लोग कुछ व्याख्या कर सकते हो इसका, और 2 मार्क इसका मिल जाएगा। अब यहाँ पे विज्ञान का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है, तो सिंपल आप लोग लिख सकते हो कि विज्ञान का उपयोग एक व्यक्ति को गिराने तथा, देखो यहाँ अच्छाई आपको नहीं लिखनी कि आप विदेश हम बैठ कर चले जा रहे हैं। यहाँ जो ये गद्यांश कह रहा है इसके अनुसार लिखना है। तो गद्यांश में यही तो हमें बताया जा रहा है कि विज्ञान का आजकल उपयोग एक व्यक्ति को ऊपर उठाने तो एक व्यक्ति को गिराने में किया जा रहा है। तो उसके अनुसार यहाँ इसका आंसर लिख दो सिंपल, और इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा कि विज्ञान का उपयोग आज एक व्यक्ति को मतलब ऊपर उठाने तथा दूसरे व्यक्ति को विज्ञान के माध्यम से नीचे गिराने में किया जाता है। जैसे देखते हो मतलब कोई देश, जैसे अभी कोविड आया था, आप सब लोग जानते हो कि वो विज्ञान के मतलब उठा था ना। अब इस बात में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं मालूम, लेकिन कोविड आपने उठा था कि ये चीन से आया है और ये मानव निर्मित है, ऐसा नहीं कि प्राकृतिक है। तो उसने किसी न किसी पर्पस से ही तो बनाया था, किसी न किसी देश में जाकर छोड़ दो और उसकी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाए या ये हो जाए वो हो जाए। तो यही है विज्ञान। चलो यहाँ पे ये भी हो गया हम लोग का। उसके बाद चलो ये तो हम लोग के 2 गद्यांश हुए, अब 2 हम लोग पद्यांश देख लेते हैं। इधर मैं 1 मिनट इधर हम लोग देख लेते हैं, 2 इधर पद्यांश भी है, उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोग का पद्यांश भी 2 दिया रहेगा और उनमें से मतलब 3-3 थे यहाँ नीचे प्रश्न पूछा रहेगा, तीनों का उत्तर देने का आपको 6 मार्क मिलेगा। क्लियर। और उसके अलावा गद्यांश के अलावा आप लोग को जो संस्कृत वाला है ना, पीछे आप लोग के हिंदी के पीछे संस्कृत वाला पाठ है, मैं आपको बताना चाहूँगा। तो संस्कृत वाले पाठ से भी आप लोग को मैं बता दूँ कि जैसे 2 गद्यांश दिया रहेगा, ठीक है, और 2 पद्यांश दिया रहेगा, लेकिन 2 गद्यांश में से कोई एक ही करना होगा और 2 पद्यांशों में से कोई एक करना होगा, वो 5-5 मार्क के होंगे। क्लियर।
तो यहाँ उनको मैं नहीं लिया हूँ, यहाँ केवल अभी यहाँ पद्यांश दिया हूँ, ये मतलब गद्य से और पद्य से। नेक्स्ट वीडियो में मैं संस्कृत वाले पार्ट से भी लूँगा। चलो यहाँ पे चलो इसको हम लोग कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर, ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता काँप काँप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। देखो आप पहचान गए होंगे, ये आप लोग का जो ये लाइन्स है ना, ये लिखा है राम नरेश त्रिपाठी जी ने, ठीक है। जो आप लोग की पद्य वाला पार्ट है, पद्य में जो एक चैप्टर है स्वदेश प्रेम, उसी की ये लाइन्स है, ठीक है। तो इसका संदर्भ कैसे लिखोगे? संदर्भ पहला, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में संदर्भ पूछा है इस पद्यांश का, तो संदर्भ लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश, अब यहाँ पद्यांश यूज करोगे। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक राम नरेश त्रिपाठी हैं, सिंपल। और रेखांकित अंश की व्याख्या, क्योंकि हमें व्याख्या यहाँ पे पूछा है कि उपयुक्त पद्यांश की व्याख्या कीजिए। ओके, पद्यांश की व्याख्या पूछा है, यानी पूरे की व्याख्या हमें पूछ दिया है, कोई इसमें रेखांकित अंश नहीं किया है। तो यहाँ पे हम रेखांकित अंश नहीं लिखते हैं, यहाँ पे सीधे व्याख्या हेडिंग आपको डालना पड़ेगा और इसका व्याख्या पूरे आपने करना पड़ेगा। तो व्याख्या में आप क्या करोगे? सिंपल इसका अर्थ लिख दोगे, ठीक है। या सिंपल यहाँ थोड़ा ऐड कर दोगे पहले कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि मनुष्य भूमध्य रेखा का निवासी, ऐसे विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर, यानी जो विश्वत रेखा पे रहने वाला व्यक्ति है वो हमेशा अपना जीवन मतलब बेहद हाफ हाफ कर जीने का मतलब बेहद गर्मी में व्यतीत करता है। जैसे ये हम लोग का पृथ्वी है, बीचों बीच ये जो रेखा होती है, आप लोग जानते हो काल्पनिक रेखा होती है जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, जिसपे बहुत गर्मी होती है। तो वहीं पे जो रहने वाला व्यक्ति है उसी के बारे में कहा जा रहा है कि विश्वत रेखा का, भूमध्य रेखा ये जिसको हम लोग विश्वत रेखा भी बोलते हैं। एक मिनट यार, खांसी आ रही है। ओके चलो देखो, विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। इतने का मतलब क्या हुआ कि मतलब एक व्यक्ति जो विश्वत रेखा पे रहता है, मतलब ये बीचों बीच मतलब इस जगह पे रहने वाला कोई व्यक्ति, वह क्या मतलब वहाँ पे वो अपना जीवन है बेहद गर्मी में व्यतीत करता है, लेकिन फिर भी वह मतलब जो अपनी मातृभूमि है, यानी वहाँ की एक तरस ज़मीन है, उसके प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम रखता है ना, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। और देखो यहाँ पे इस 4 लाइन का मतलब क्या है कि ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता काँप काँप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। यानी यहाँ पे देखो, सॉरी, हाँ, ध्रुववासी जो हिम में तम में, मतलब ध्रुव पे रहने वाला व्यक्ति, ये ध्रुव या ये ध्रुव, उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव, किसी भी रहने वाला जो व्यक्ति है, जानते हो कि यहाँ पे ध्रुवों पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वही कह रहे हैं कि ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता काम का पर, यानी जो व्यक्ति है जो ध्रुवों पे रहता है वो अपना जीवन बेहद ठंडी में व्यतीत करता है, वह भी अपनी भूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर, और वह वहीं रहना चाहता है क्योंकि वह उसकी मातृभूमि है, ठीक है, और उसी पे वो अपना प्राण न्यौछावर कर देता है, सिंपल। तो इसका आप लोग कैसे लिखोगे, इसकी व्याख्या कैसे करोगे कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि मनुष्य भूमध्य रेखा का निवासी है, जहाँ असहनीय गर्मी पड़ती है वहाँ वह गर्मी के कारण हाँफ हाँफ कर अपना जीवन व्यतीत करता है, फिर भी उस स्थान से लगाव के कारण वहाँ की भीषण गर्मी को छोड़कर वह शीतल प्रदेश नहीं जाता। वह कष्ट उठाता हुआ भी अपनी मातृभूमि पर असाधारण प्रेम और अपार श्रद्धा रखता है। जो मनुष्य ध्रुव प्रदेश का रहने वाला, यहाँ पे देखो, है जहाँ सदा बर्फ जमी रहने के कारण भयंकर सर्दी पड़ती है, वहाँ वह भयंकर ठंड से काँप कर अपना जीवन निर्वाह कर लेता है, यानी व्यतीत कर लेता है, किंतु ठंड से घबराकर गर्म प्रदेशों में जाकर जीवन नहीं बिताता। उसे भी अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम होता है और उसकी रक्षा के लिए वह भी अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। तो इस प्रकार आप कुछ देखो, ऐसा ही जो लिखा गया है, तो ऐसा नहीं कि आप ऐसा ही लिखो, मतलब कहने का मतलब इस तरह से व्याख्या कर सकते हो, इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा, सिंपल। और एक थर्ड यहाँ पे प्रश्न है कि भूमध्य रेखा का निवासी शीतल प्रदेश में
क्यों नहीं जाता है। ओके, तो लिख देखो कि भूमध्य रेखा का निवासी शीतल प्रदेश में इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि उसे उस स्थान से गहरा प्रेम होता है। सिंपल, ठीक, उसे उस स्थान से क्या होता है कि गहरा प्रेम होता है। 2 मार्क इसका मिल जाएगा। तो ये हम लोग का एक पद्यांश हुआ। यहाँ पे चलो एक पद्यांश है, इसको देख लेते हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद हम लोग की ये वीडियो समाप्त हो जाएगी। तो देखो ये क्या है कि मानुष हो तो वही रसकानी बसऊ ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरु नीत नंद की धेनु मजारन, पाहन हो तो उसी गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण, जो खग हूँ बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। देखो सिंपल, यहाँ पे ये जो लाइंस है ना, ये जो आप लोग के रसखान के सवये हैं, ठीक है, उससे लिया गया है। ठीक, ये मैं 1 मिनट यार, यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे मतलब लिखते समय, ये टाइप करते समय यहाँ गड़बड़ हो गया है, राम नरेश त्रिपाठी हो गया है, तो इसको आप लोग माफ़ कर देना। ठीक, इसका आप लोग अब इसका कैसे लिखोगे, आप लोग इसका संदर्भ व्याख्या कैसे करोगे, तो इसको देखो, आप लोग करोगे इसका संदर्भ व्याख्या कि प्रस्तुत गद्यांश आप लोग को कैसे करना है। 1 मिनट यार, ये दिक्कत कर रहा है, सॉरी। ओके, देखो इसका आप संदर्भ लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सवये नामक पाठ से लिया गया है, जिसके यहाँ पे देखो लेखक शब्द नहीं, रचयिता आप शब्द यूज करोगे। यहाँ पे देखो, माफ़ करना, यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था, ये लेखक नहीं बल्कि यहाँ रचयिता शब्द यूज किया जाता है। क्लियर, आप लोग इसको सुधार लेना। यहाँ मतलब जो गद्य पाठ होता है ना, इस जिसमें लेखक शब्द यूज किया जाता है और पद्य पाठ में रचयिता शब्द यूज किया जाता है। जल्दबाजी में मैंने ये ध्यान नहीं दिया, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लेना। क्लियर, तो यहाँ पे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सवये नामक पाठ से दिया गया है, जिसके रचयिता रसखान जी हैं, रसखान जी हैं। सिंपल, ऐसे लिख दोगे तो ये पद्यांश हो जाएगा, पद्यांश का संदर्भ हो जाएगा, 2 मार्क मिल जाएगा। और उपयुक्त पद्यांश की हमें व्याख्या करनी है, तो चलो इसकी व्याख्या हम लोग करते हैं, जिसका 2 मार्क आपको मिल जाएगा। और कालिंदी कुल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है। ओके, यानी ये लास्ट जो लाइन है, कालिंदी कुल कदम की डारन, तो देखो यहाँ क बार बार क की पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार आपका हो जाएगा। सिंपल, क्लियर। अब देखो यहाँ पे इसका व्याख्या कैसे करोगे, इसका व्याख्या क्या है, तो कह रहा है यहाँ पे, इसका पहले अर्थ हम लोग जान लेते हैं। मानुष हूँ तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वार। मतलब यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि अगर मैं मनुष्य योनि में जन्म लूँ तो वहीं पे, मतलब वहीं ब्रज के गांव में जन्म लूँ जहाँ ग्वाले निवास किया करते थे। ठीक, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरा, और यदि पशु योनि में जन्म लूँ तो उसमें मेरा कहाँ बस है। फिर भी चरु नीत नंद की धेनु मजार, फिर भी मैं क्या करूँ कि जो नंद जी की गाय है उनके बीच में विचरण करूँ। पाहन हो तो वही गिरी को, और यदि पत्थर हो जाऊँ तो उसी पर्वत का पत्थर बनूं, जो धरियो कर छत्र पुंज धारण, यानी जिसको कृष्ण ने अपने मतलब अपने एक तरफ से अंगूठे पे या अपने ऊपर धारण कर लिया था। जो खग हऊ बसेरो करूँ, मिली कालिंदी कुल कदम की डार, यानी यदि अगर मैं पक्षी बन जाऊँ, खग बन जाऊँ, तो उसी कदम की वृक्ष की डालियों पे निवास करूँ, जहाँ जिसके नीचे बैठकर जो कृष्ण हैं वो बांसुरी बजाया करते थे। सिंपल, ठीक, यानी यहाँ जो मतलब लेखक है उनका ये भाव है कि वो हमेशा श्री कृष्ण के पास रहना चाहते हैं। तो इसका आप लोग व्याख्या, इधर मैं आ जाता हूँ, इसका सॉरी यार वो नहीं निकाला हूँ लग रहा है। चलो, तो मैंने इस प्रकार बता दिया, तो इस प्रकार आप लिख कर इसकी व्याख्या कर लेना। मैंने लग रहा है कि उसका फोटो कॉपी नहीं निकाला है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने इसका अर्थ तो बता दिया, आप कर लोगे, इतना तो आपको आना चाहिए। तो ये रहा हम लोग का ये शॉर्ट एक छोटी सी वीडियो, कम से कम 30 से 32 मिनट की। आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, और इससे डायरेक्टली आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा, आप लोग देख लेना। ठीक, तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।